नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक गंगा प्रसाद अवस्थी। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में। इस पाठ के लेखक श्री अरविंद कुमार सिंह जी हैं। इस पाठ में चिट्ठियों के इतिहास के बारे में बताया गया है और उनके महत्व को भी समझाया गया है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। यानी पत्रों का संसार बहुत ही अनोखा रहा है और पुराने समय से ही इनका उपयोग मनुष्य करता रहा है। आज भी पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। यानी जो संदेश भेजने के साधन आज के आधुनिक हैं, जैसे टेलीफोन है, ईमेल है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ये भी पत्रों जैसा आज भी महत्व नहीं रख सकते। इनका भी एक अपना दायरा है, इनकी भी अपनी एक सीमाएं हैं और ये पत्र जैसा संतोष भी नहीं दे सकते। अगर मान लीजिए किसी को हम कोई संदेश भेजते हैं मोबाइल के द्वारा, तो अधिकतम बार हम वही संदेश भेज देते हैं जो हमें कहीं से प्राप्त हुआ होता है। लेकिन चिट्ठियों में हम अपने मन की भावनाएं लिखते हैं। एसएमएस में या व्हाट्सएप के संदेश में वो भावनाएं नहीं होती। पत्र हम स्वयं लिखते हैं फिर भेजते हैं। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि पत्रों के लिखने से ही नए नए संबंध बनते हैं और कई बार राजनीति में, साहित्य के क्षेत्र में और कला, संगीत, सिनेमा के क्षेत्र में अलग अलग लोगों द्वारा लिखे गए पत्र नए नए घटनाओं को जन्म देते हैं या नए नए विवाद या झगड़े का कारण भी बन जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे साहित्य का केंद्र पत्र भी रहे हैं। अर्थात जब हम कोई भी साहित्य पढ़ते हैं, साहित्य लिटरेचर किसी भी भाषा के ज्ञान के भंडार को साहित्य कहते हैं, तो उस साहित्य में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। उसी तरह से उसमें पत्र साहित्य का भी अपना स्थान है। महापुरुषों द्वारा लिखे गए पत्र साहित्य के अनमोल धरोहर होते हैं और मनुष्य की जो सभ्यता का विकास हुआ है उसमें इन पत्रों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। पत्रों का भाव सब जैसा, एक ही जैसा रहा है हर जगह, भले ही उनके नाम अलग अलग हों अलग अलग भाषाओं में। जैसे उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तमिल में इसे कड़िद कहते हैं। पत्र हमारी यादों को समेट कर सहेज कर रखते हैं, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। और हर व्यक्ति अपने तरीके से पत्र लिखता है, उसकी एक लिखने की कला होती है और तरह तरह के पत्रों की अपना एक दायरा, एक सीमा होती है। दुनिया भर में करोड़ों पत्र एक दूसरे का पता ढूंढते हुए पहुंचाए जाते हैं। ये पाठ पहले लिखा गया होगा 20-25 वर्ष पूर्व अगर, तो उस समय पत्रों का और भी अधिक महत्व था। आज की दुनिया में, आज के समय में इंटरनेट और मोबाइल का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। फिर भी आज भी व्यापारिक और सरकारी पत्रों का अपना एक महत्व है, भले ही पारिवारिक पत्र लिखना कम हो गया हो। और इसके अलावा जहाँ पर आज भी इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा नहीं है, वहाँ पर आज भी लोग पत्रों का इंतज़ार करते हैं। इस बारे में हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। भारत में लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो पता चलता है कि पत्र कितने महत्वपूर्ण हैं। देखिए, डाकिया पत्र लाया है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 ईस्वी में कहा था कि हजारों साल तक संदेश आने और ले जाने का साधन केवल हरकारे यानी जो पैदल चलकर संदेश पहुंचाते थे या फिर तेज घुड़सवार घोड़ों पर बैठकर संदेश पहुंचाने वाले। उसके बाद जब पहिए का आविष्कार हो गया, पहिया चलने लगा, हालांकि पहिए का आविष्कार तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन पहियों यानी रेलवे और गाड़ियों से जब डाक ले जाई जाने लगी तो बहुत तेज गति है। उसके बाद तार आया। तार में क्या होता था कि बहुत छोटे छोटे महत्वपूर्ण संदेशों को कोड भाषा में, संकेत भाषा में भेजा जाता था, जो बहुत कम समय में बहुत अधिक दूरी पर पहुंचाए जा सकते थे। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार, दुनिया बदल रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये पाठ कुछ समय पूर्व लिखा गया होगा। उस समय टेलीफोन, वायरलेस की बात आई थी जब नेहरू जी कह रहे हैं कि अब टेलीफोन और वायरलेस रडार भी आगे दुनिया को बदल देगा। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। इस समय हम 21वीं शताब्दी में हैं, यानी 2000 के बाद का समय 21वीं शताब्दी में गिना जाता है। लेकिन हम अगर पिछली शताब्दी की यानी 1900 से लेकर 2000 ईस्वी तक का समय, 1901 से 2000 ईस्वी तक का समय 19वीं शताब्दी, तो अगर पिछले 30-40 वर्षों में देखें तो पत्रों के लेखन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था में सुधार करने के साथ ही पत्रों को सही रूप देने के लिए अलग अलग प्रयास किए गए। सरकार ने भी पत्र की संस्कृति को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन को शामिल किया। आप भी पत्र लिखते हैं, जैसे प्रधानाचार्य जी को अवकाश के लिए पत्र या शुल्क माफ़ी के लिए पत्र। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में इस तरह के प्रयास किए गए और विश्व डाक संघ, जो पूरी दुनिया का डाक का संघ है, उसने बहुत प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जो 1972 से शुरू हुई। लेखक कह रहे हैं कि ये बात सही है कि आज बड़े शहरों में और महानगरों में, जो दिल्ली, मुंबई, इन जैसे शहरों में संचार साधनों का बहुत विकास हो गया है, मोबाइल, इंटरनेट, लेकिन भले ही पत्रों की आवाजाही कम हो गई हो, लेकिन आज भी देहात में, गाँवों में आज भी दुनिया चिट्ठियों से चल रही है। भले ही फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल के प्रचार प्रसार ने चिट्ठियों की तेज़ी को कम किया है, लेकिन व्यापारिक डाक यानी व्यापारी जो अपने ऑर्डर देते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही। इस तरह से सरकारी डाक भी आज भी चल रही है। आगे कहा जा रहा है कि जहाँ तक अगर हम पत्रों की बात करें और हम उसकी जांच पड़ताल करें गहराई से, तो हमें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र न लिखा हो। हालांकि ये बात आजकल के छोटे बच्चे या आप लोगों ने भी शायद कोई पत्र ऐसे न लिखा हो हालचाल के लिए, भले ही स्कूल में आपको लिखवाया गया होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं तो हमने अपने बचपन में अपने मौसा, मौसी, मामा, मामी और अन्य रिश्तेदारों को बहुत से पत्र लिखे हैं। हर महीने हम पत्र लिखते थे और हमारे यहाँ पत्र आया करते थे। नए साल पर भी ग्रीटिंग कार्ड्स हम भेजते थे और प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि पत्र सबने लिखे हैं और इंतज़ार भी किया है। लेकिन अगर हम सैनिकों की बात करें तो चूँकि सेना सीमाओं पर रहती है, दुर्गम जगहों पर, पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे, जंगलों में, कई बार जहाँ पर उतना ज़्यादा मोबाइल, इंटरनेट की सुविधा नहीं होती, तो वो जिस तरह से इंतज़ार करते हैं उसकी हम कोई सीमा नहीं बता सकते। एक ऐसा भी समय था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतज़ार करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही। एक बॉर्डर नाम की फिल्म आई है जिसमें एक बहुत मशहूर गाना है, संदेशे आते हैं, उसमें भी चिट्ठियों की दुनिया को और उसके महत्व को बताया गया। आज परिवहन साधनों के विकास ने, परिवहन यानी यातायात के साधनों ने, उनका विकास हो गया है। लंबी दूरी की ट्रेनें चल गई हैं, बसें हैं और भी बहुत सारे साधन हैं। तो इस प्रकार दूरी बहुत कम हो गई, बहुत जल्दी
चिट्ठियाँ पहुँच जाती हैं, लेकिन पहले केवल चिट्ठियों के द्वारा ही हमें खोज खबर मिलती थी और वो बहुत समय बाद पहुँच पाती थी। लेकिन आज और भी साधन विकसित हो गए। अगले भाग में देखिए, कहा जा रहा है कि आज देश में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अपने पुरखों या पूर्वजों, दादा परदादा की चिट्ठियों को सहेज कर, संजो कर रखे हुए हैं। विरासत मतलब धरोहर जो हमें अपने बड़े बूढ़ों से मिलती है। या बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी मतलब जो काम करने वाले, जो बड़े बड़े उद्योगों को, फैक्ट्रियों के मालिक, उनके बारे में बात की जा रही। कवि, कविता लिखने वाले, प्रशासक यानी अधिकारी, सन्यासी या किसान, चाहे कोई भी हो, इनके लिखे गए पत्र अपने आप में अनुसंधान या खोज का एक बहुत बड़ा विषय है। अगर सोचिए, आज के जैसे अगर मोबाइल, इंटरनेट या संचार के साधन होते तो क्या पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते? तब कहाँ पत्र लिख पाते, और पिता के पत्र पुत्री के नाम कैसे पुस्तक बनती जो करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। आपने भी कक्षा 6 में एक पाठ पढ़ा होगा, संसार पुस्तक है, जो एक पत्र है और जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को वो पत्र लिखा था। पत्रों को हम सहेज कर रख लेते हैं, लेकिन एसएमएस संदेशों को भूल जाते हैं। कितने संदेशों को हम समझते हैं, वास्तव में वो तो गायब हो जाते हैं, मिट जाते हैं मोबाइल से, और बहुत से बार वो दूसरों के भेजे हुए होते हैं, इसलिए उसको पढ़ने में भी कोई बहुत ज़्यादा रुचि या दिलचस्पी नहीं होती। तमाम महापुरुषों ने, महान हस्तियों ने, उनकी तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके लिखे गए पत्र ही हैं। अगर हम देखें तो महात्मा गांधी का इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। वो बहुत पत्र लिखते थे। दुनिया के तमाम संग्रहालय, म्यूजियम जानी मानी हस्तियों के पत्रों का संकलन रखते हैं, जो अपने आप में एक अनोखा संकलन होता है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को समझने का असली पैमाना है, यानी उस समय के बारे में हमें जानने में मदद मिलती है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम का मतलब यहाँ पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में लड़ा गया, उसके बारे में कहा जा रहा है। उस समय कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को जो पत्र लिखे थे वो आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने ये साबित कर दिया कि ये प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई जो थी वो कितनी मजबूत थी और कितने जोर शोर से, उत्साह से लड़ी गई थी। महात्मा गांधी की बात की जा रही कि महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से पत्र केवल महात्मा गांधी और इंडिया लिखकर ही आ जाते थे, और जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता था? दरअसल महात्मा गांधी बहुत प्रसिद्ध महापुरुष बन चुके थे उस समय तक, और वो स्वतंत्रता आंदोलन के कारण हमेशा दौरे पर रहते थे, हमेशा घूमते रहते थे, इसलिए उनका कोई एक निश्चित ठिकाना नहीं था। तो इसलिए कोई भी उन्हें पत्र लिखता था तो महात्मा गांधी इंडिया लिख देता था, और चूंकि वो बहुत प्रसिद्ध थे इसलिए वो जहाँ भी होते थे पता चल ही जाता था, और डाक विभाग उनकी चिट्ठी वहाँ पहुँचा दिया करता था। और भी आंदोलन के कई अन्य महान हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। दिग्गज का मतलब बहुत बड़ा या महान। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र आते थे, और वो पत्र देने में भी, पत्रों के जवाब देने में भी बहुत अद्भुत थे। ऐसा कहते हैं कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था वो उसी समय जवाब लिख देते थे, और वो अपने हाथों से ही लिखते थे। यानी बड़े बड़े आदमी क्या करते हैं, कई बार अपने किसी सहायक या नौकर से पत्र लिखवा देते हैं, लेकिन वो हमेशा अपने आप लिखने की कोशिश करते थे। जब उनका दाहिना हाथ लिखते लिखते दर्द करता तो वो बाएं हाथ से लिखने लगते थे। इस प्रकार वो दोनों हाथों से लिख सकते थे। केवल महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम महापुरुषों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं, और जो पत्र उनको प्राप्त होता है जिन लोगों को, वो अपने लिए उनको एक प्रशस्ति पत्र या प्रशंसा पत्र मानते हैं, और कई लोगों ने उन पत्रों को फ्रेम में मढ़वा कर अपने घर में रख लिया है। ये है पत्रों का जादू। और यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी। ये देखिए, आप देख सकते हैं महात्मा गांधी बैठकर पत्र लिख रहे हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। दस्तावेज कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कागज है जिसमें
कोई इतिहास का लेखा जोखा है, वैसा दस्तावेज माना गया पत्र को। मशहूर कवि श्री सुमित्रानंदन पंत ने श्री हरिवंश राय बच्चन जी को जो पत्र लिखे थे, तो उस पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम है पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। और निराला जी के पत्रों के ऊपर आधारित निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा, और इसी तरह से पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती। इस तरह से बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनमें पत्रों का संकलन है। ऐसा माना जाता है कि प्रेमचंद जी, जो एक बहुत महान उपन्यासकार, कहानीकार, साहित्यकार हैं, हिंदी के उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, वो जो भी नए लेखक उनको कोई पत्र लिखकर सुझाव मांगता था तो उसको बहुत ही सुंदर उत्तर देते थे और प्रेरणादायक जवाब लिखते थे, और पत्रों के जवाब देने में बहुत सावधान रहते थे। मुस्तैद का मतलब सावधान। इसी प्रकार नेहरू जी और गांधी जी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में सन 1915 से लेकर सन 1941 के बीच में जो पत्र व्यवहार हुआ, वो एक किताब के रूप में प्रकाशित हुआ, जिससे बहुत सारी नई बातें और उनके बीच के जो मनोभाव हैं उनके बारे में पता चलता है। अंतिम देखें हम कि पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुराने समय से पत्र लिखा जाता रहा है। अगर हम पौराणिक काल में भी देखें तो उस समय भी संदेश भेजे जाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव जी के हाथों गोपियों को संदेशा भेजा था। इसी तरह से श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान जी के हाथों सीता जी को संदेशा भेजा था। तो वो भी एक वहीं से पत्र व्यवहार की शुरुआत मानी जा सकती है। इस तरह से भी संदेश भेजने का वर्णन मिलता है। लेकिन अगर हम चिट्ठियों के लिखने और उसके पहुंचाने के बारे में हम विचार करें तो पत्रों का जो असली जो विकास है उसका संचार का, वो आज़ादी के बाद हुआ, स्वतंत्रता के बाद हुआ। और अगर हम देखें वास्तव में, अगर आज के ज़माने में देखें तो भ्रष्टाचार समाज में फैला हुआ है और लोग सरकारी विभागों को भ्रष्टाचार के कारण बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, बदनामी का कारण मानते हैं कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार फैला है। लेकिन जब डाक विभाग की बात आती है तो उसे एक ईमानदार विभाग के रूप में देखा जाता है। सबसे ज़्यादा गुडविल का मतलब होता है प्रसिद्धि या ख्याति, वो इसी डाक विभाग की ही है। इसकी खास वजह यह है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है, तोड़ता नहीं है। घर घर तक इसकी पहुंच है। और संचार के बहुत सारे तमाम साधन उन्नत हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद चिट्ठी पत्री का महत्व अभी भी है। चाहे शहरी इलाकों में आलीशान हवेली हो या झोपड़ियों में रह रहे लोग, चाहे दुर्गम जंगलों में जो घिरे हुए गांव हों या पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच रह रहे लोग, चाहे समुद्र के तट पर रहने वाले मछुआरे हों या रेगिस्तान की ढाड़ियों में बहुत से रेत के बीच जो घर बने होते हैं उन्हें ढाड़ी कहते हैं, उसमें रह रहे लोग आज भी अपने खतों का या चिट्ठियों का इंतज़ार बहुत बेसब्री से करते हैं। और केवल एक ही दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं, चाहे वो घरेलू चिट्ठी हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे वो व्यापारिक पत्र हो। और दूर देहात में लाखों घर जो गरीबी में जी रहे हैं, उनके चूल्हे मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं, यानी उनके घर का खर्च मनी ऑर्डर से ही चलता है। जो उनके बेटे, उनके भाई बड़े शहरों में काम कर रहे हैं, वो मनी ऑर्डर भेजते हैं और उनके लिए डाकिया देवदूत से कम नहीं होता। भले ही आज हम इंटरनेट बैंकिंग से पैसे भेज देते हों, लेकिन गांव देहात में जहां मोबाइल की सुविधा नहीं है, वहां आज भी डाकिया मनी ऑर्डर लेकर जब पहुंचता है तो वो उनके लिए किसी भगवान के दूत से कम नहीं होता। इस प्रकार हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई कठिनाई हो तो अवश्य पूछिएगा। धन्यवाद।